रात के अंधेरे में उस निर्जन गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का नाम कालापुर था और इसके बारे में एक अजीब सी कहानी सुनाई जाती थी। एक ऐसा स्थान जहां समय ने खुद को रोक लिया था। गांव के चारों ओर की जमीन ऊबड़-खाबड़ और झाड़ियों से भरी थी। कोई भी उस गांव की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। कई वर्षों से यह गांव वीरान पड़ा था। एक समय था जब यहां सैकड़ों लोग रहते थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव में एक भयंकर महामारी फैली और धीरे धीरे सारे लोग मर गए। इसके बाद से लोग दावा करने लगे कि गांव के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति है जो किसी को भी अंदर जाने से रोकती है। जो भी अंदर गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। आशुतोष और उसकी मित्र मंडली ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह माना। वे साहसी और जिज्ञासु थे और खासकर ऐसी कहानियों में उनका विश्वास नहीं था। एक दिन दोस्तों ने तय किया कि वे इस गांव को खुद जाकर देखेंगे। 5 लोग थे, आशुतोष, रिया, करण, निशा और विक्रम। वे लोग अपनी जीप में बैठकर कालापुर की ओर रवाना हुए। गांव का रास्ता बेहद मुश्किल था। घने जंगलों और सुनसान रास्तों को पार करते हुए वे लोग उस गांव तक पहुंचे। जैसे ही वे गांव के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, उनकी जीप अचानक बंद हो गई। आशुतोष ने कई बार कोशिश की, लेकिन जीप दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। यह पहला संकेत था कि कुछ अजीब था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। गांव में घुसते ही उन्हें एक भयानक ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य साया उनके पीछे चल रहा हो। चारों ओर फैला सन्नाटा कानों को चुभने लगा। हवा भी ठहरी हुई मालूम पड़ रही थी। गांव के अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के घर टूटे-फूटे और धूल से ढके हुए थे। चारों तरफ बिखरी चीजें इस बात का संकेत दे रही थीं कि यहां एक समय में जीवन था, पर अब केवल अतीत की परछाइयां बाकी थीं। शायद हमें वापस चलना चाहिए, रिया ने घबराते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं है, आशुतोष ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। हम बस गांव का मुआयना करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। जैसे जैसे वे गांव के भीतर घुसते गए, वातावरण और भी भारी होता गया। अचानक करण को एक बंद दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाजें मानो किसी के रोने की थी। क्या तुमने भी यह सुना? करण ने बाकी लोगों से पूछा। निशा और विक्रम ने सिर हिलाकर इनकार किया, लेकिन आशुतोष और रिया को भी कुछ असामान्य महसूस हुआ। शायद कोई अंदर फंसा हुआ है, रिया ने धीरे से कहा। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। करण ने टॉर्च जलाकर भीतर झांका। कमरे के कोने में एक पुराना झूला पड़ा था और उस पर कोई छोटी सी आकृति झूल रही थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था और वह धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। विक्रम ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजरें विक्रम से मिली, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं और एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। 5 ने डर के मारे बाहर की तरफ दौड़ लगाई। गांव अब उन्हें किसी भूल भुलैया की तरह लगने लगा था। वे जिस रास्ते से आए थे वह कहीं गायब हो गया था। चारों ओर सिर्फ अंधेरे में डूबी गलियां थीं। उनके फोन भी काम करना बंद कर चुके थे। निशा ने अचानक महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहां से बाहर चलो, यह जगह ठीक नहीं है। तेजी से चलते हुए वे गांव के बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे। विक्रम, जो सबसे पीछे चल रहा था, अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है।
उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बाकी लोगों को बुलाने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। विक्रम की चीख गांव में गूंज उठी और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बाकी लोग उसकी आवाज सुनकर उसके पास दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, विक्रम गायब हो चुका था। गड्ढे में झांकने पर उन्हें सिर्फ एक अंतहीन अंधकार दिखाई दिया। विक्रम, तुम सुन सकते हो? आशुतोष ने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब सबकी धड़कनें तेज हो गईं। गांव का माहौल और भी भयानक हो गया था। आशुतोष ने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और फैसला किया कि अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके गांव से बाहर निकलना होगा। लेकिन गांव का रास्ता उन्हें अब उलझा हुआ लगने लगा था। हर बार जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते, तो किसी न किसी तरह वे उसी स्थान पर वापस आ जाते। यह गांव हमें जाने नहीं दे रहा, निशा ने घबराते हुए कहा। तभी उन्हें एक पुरानी, खंडहर हो चुकी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। यह निशान मानो किसी प्राचीन काले जादू का प्रतीक थे। हमें यहां से कुछ जवाब मिल सकते हैं, आशुतोष ने कहा। वे चारों सावधानी से हवेली के अंदर घुसे। अंदर का माहौल बहुत भयानक था। सीलन भरी दीवारें, जाले और हर ओर अंधकार। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें फर्श पर एक बड़ा सा घेरा दिखा। उस घेरे के भीतर अजीब प्रतीक और कुछ जली हुई मोमबत्तियां रखी हुई थीं। यह शायद किसी तांत्रिक अनुष्ठान का स्थान है, रिया ने धीमी आवाज में कहा। हवेली के एक कोने में एक पुराना ताबूत पड़ा था। करण, जो हमेशा से जिज्ञासु था, ताबूत के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन खोला, एक जोरदार हवा का झोंका आया और ताबूत के अंदर से सड़ी हुई लाश बाहर निकली। लाश के बाहर आते ही अचानक हवेली की दीवारों पर खून के छींटे उभरने लगे। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बन गईं और उन आकृतियों के अंदर से डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। यह जगह शापित है, रिया ने डर के मारे कांपते हुए कहा। लाश के बाहर आने के बाद हवेली में भूतिया गतिविधियां शुरू हो गईं। करण अचानक हवा में उछल गया और जोर से चीखने लगा। उसे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया था। बाकी लोग उसकी मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन करण अचानक हवा में गायब हो गया। उसकी चीख हवेली के चारों ओर गूंजती रही और फिर वह सन्नाटे में बदल गई। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, आशुतोष, निशा और रिया। वे जान चुके थे कि इस गांव में कुछ बहुत गलत है। वे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन गांव अब एक जाल की तरह उन्हें अपने अंदर फंसा चुका था। वे तीनों लोग हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता उन्हें फिर से उसी जगह ले आता था। हवा में अब भूतों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे, निशा ने उदासी से कहा। नहीं, हमें कोशिश करनी होगी, आशुतोष ने खुद को और निशा को दिलासा देते हुए कहा। रिया बुरी तरह डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बुरी तरह कांप रही थी। हवेली से बाहर निकलने के बाद वे किसी तरह गांव के एक और रास्ते पर चले, लेकिन हवा में अब अजीब सी गुर्राहट और ठंडक फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। हर बार जब वे पलटकर देखते, उन्हें अंधेरे में चमकती आंखें दिखाई देती, पर जब वे ध्यान से देखते तो सब कुछ गायब हो जाता। तीनों तेजी से एक अजीब रास्ते पर भागने लगे। जैसे ही वे गांव के एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, अचानक से रिया ठिठक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह बुत बनकर खड़ी हो गई। रिया, क्या हुआ? आशुतोष ने उसे झकझोरते हुए पूछा। रिया ने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और बुरी तरह कांपती आवाज में कहा, वो देखो। आशुतोष और निशा ने उसकी नजर का पीछा किया। कुएं के पास एक छाया सी खड़ी थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। छाया मानो धुएं से बनी हो, उसका कोई चेहरा नहीं था, बस काले धुंधले रूप में वह उनकी ओर बढ़ रही थी।
आशुतोष ने रिया और निशा को वहां से खींचा और वे फिर से भागने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे। गांव अब और भी उलझा हुआ लग रहा था। हर गली उन्हें घुमाकर उसी जगह ले आती थी जहां से वे भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं और वहां चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था। शायद यह हमारी आखिरी उम्मीद है, आशुतोष ने कहा। वे तीनों मंदिर के अंदर भागे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मंदिर के अंदर कुछ पुरानी मूर्तियां और अजीबोगरीब प्रतीक थे। हर तरफ जली हुई मोमबत्तियां रखी थीं, जो किसी काले अनुष्ठान की निशानियां थीं। मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ी प्रतिमा थी, जिसकी आंखें उन्हें घूरती प्रतीत हो रही थीं। यहां से बाहर निकलने का कोई तरीका होगा, निशा ने घबराकर कहा। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में एक भयानक चीख सुनाई देने लगी। वे सभी मूर्तियां धीरे धीरे जीवंत होने लगीं और अपने स्थान से हिलने लगीं। आशुतोष ने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक पुराना सा ग्रंथ रखा हुआ था। उसने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रंथ की भाषा अजीब और अपरिचित थी। तभी उसकी नजर ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जहां एक मंत्र लिखा हुआ था। शायद यह मंत्र हमें इस शाप से मुक्त कर सकता है, उसने कहा। आशुतोष ने डरते डरते मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, मंदिर के अंदर की सारी मूर्तियां एक जगह जम गईं। हवा थम गई और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक तीव्र चीख मंदिर के भीतर गूंजने लगी और वह छाया जो उनका पीछा कर रही थी, अब सामने आकर खड़ी हो गई। वह छाया अब पहले से ज्यादा भयावह और शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल हो गई थीं और उसके शरीर से काले धुएं के बादल उठ रहे थे। तुम लोगों ने मेरी शांति को भंग किया है, वह छाया गुर्राते हुए बोली। उसकी आवाज भयानक और गूंजती हुई थी, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। हम यहां से बस बाहर निकलना चाहते हैं, आशुतोष ने कांपते हुए कहा। तुम लोग अब इस गांव का हिस्सा बन चुके हो। यहां से कोई नहीं जा सकता, छाया ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रिया ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। छाया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मंदिर की छत को गिराना शुरू कर दिया। आशुतोष और निशा ने रिया को खींचते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अब हर तरफ अंधकार फैल चुका था। उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक निशा को किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे की ओर खींच लिया और उसकी चीख गूंजते हुए वातावरण में घुल गई। वह गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम और करण हुए थे। अब सिर्फ आशुतोष और बेहोश रिया बचे थे। आशुतोष ने हार मानने की बजाय एक आखिरी कोशिश की। उसने रिया को कंधे पर उठाया और मंदिर के बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, अचानक आसमान से बिजली कड़कने लगी। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और गांव का पूरा वातावरण जलने लगा। आशुतोष ने गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गांव के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई थी। वह जितनी भी कोशिश करता, वह दीवार उसे पीछे धकेल देती। तभी वह छाया फिर से प्रकट हुई। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो, वह छाया बोली, और आशुतोष की आंखों के सामने पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और अंततः वह भी उसी अंधकार में समा गया। कालापुर का गांव अब भी वैसे ही खड़ा था, जैसे वह सदियों से था। जो भी उस गांव में गया, वह कभी वापस नहीं आया। समय ने वहां रुकने का फैसला कर लिया था। आशुतोष, रिया, करण, निशा और विक्रम अब भी उस गांव का हिस्सा बन चुके थे, एक भयानक साया बनकर जो हर आने वाले को अपने जाल में फंसा लेती थी। गांव का शाप कभी खत्म नहीं हुआ और शायद कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं, जब भी कोई उस गांव के पास से गुजरता है,
तो हवा में उन लोगों की चीखें गूंजती हैं जो कभी वहां गए थे और कभी वापस नहीं आए।